So, hello everyone. Let's start today's paper discussion, which is of prelims 2015 of UPSC. ठीक है, इससे पहले हमने 2013 और 14 के पेपर डिस्कस किए. Basically, we discussed all the tricks and hacks and the logic which we can apply, which will help us in solving these questions. ठीक है, तो आसान थे. अभी तक कुछ कुछ चीजें समझ में आई होंगी. मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट करते रहना. नोट नहीं करोगे, सुन लिया सिर्फ कथा की तरह, तो फिर याद नहीं है एग्जाम हॉल में, फिर वो गलती करेंगे. ठीक है, और पिछली बार भी मैंने कहा था ट्राइड और टेस्टेड है. ये सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही नहीं टेस्टेड है, मैंने लोगों के ऊपर भी टेस्ट किया है. एक तो जीता जागता सबूत मैं खुद हूं और बाकी के कुछ स्टूडेंट भी हैं. ठीक है, टेस्टिमोनियल का भी दिखा दूंगा मैं. एनीवेज, तो 2015 का पेपर डिस्कस करते हैं. लेट्स थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, पेपर आ रहा है, ज्यादा समय इधर उधर की चीजों पे वेस्ट नहीं करेंगे. 2015 का ये पेपर है जिसमें ऑलमोस्ट आई विल बी डिस्कसिंग अराउंड 24 क्वेश्चंस. ठीक है, जिसमें ये सारे ट्रिक्स या हैक जो भी कह लीजिए लगते हैं, और उसके पीछे क्यों ये कहां पर क्या लगेगा उसके पीछे का लॉजिक भी मैं समझाऊंगा. ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? देखो, इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगा. इस क्वेश्चन में ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आपने देखा होगा कि ये वाली जो चीज थी, ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा ही इसी थीम पर उठाया हुआ एक और क्वेश्चन 2013-14 में भी पूछा था. 14 में था या 13 में, ये एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा. इसमें पूछा था लोकटक लेक के बारे में पिछले साल. तो अगर लोकटक लेक के बारे में आपने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी आराम से कर सकते थे. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल. इसका टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन का? इट इज वेरी एसेंशियल कि आप भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पढ़ें. ठीक है, भितरकनिका के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्वैम्पी एरिया है, वहां पर मगर क्रोकोडाइल मिलता है, उड़ीसा में मौजूद है. उसी से सटा हुआ आपका गहिरमाथा मरीन पार्क है, जहां पर आपको ऑलिव रिडली टर्टल मिलते हैं. फिर आपको थोड़ा सा पता करना होगा कि ऑलिव रिडली टर्टल है क्या, उनका आईयूसीएन का स्टेटस क्या है. ठीक है, साइट्स या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस कैटेगरी में आते हैं, क्या इश्यूज हैं उनका, क्या पोचिंग उनका क्या इशू चल रहा है, उनका जो भी क्या बोलते हैं ट्रैफिकिंग हो रही है, किन कारणों से हो रही है. ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो. सेम वे यू शुड ऑल्सो नो केवलादेव घाना नेशनल पार्क. केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां पर है? भरतपुर में मौजूद है. ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आता है. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? रामसर कन्वेंशन क्या है? ठीक है, वेटलैंड क्या होते हैं ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. अभी वेटलैंड कंजर्वेशन के लॉज में क्या चेंजेस किए गए हैं, द रिसेंट अमेंडमेंट्स, दैट यू शुड नो. ठीक है, फिर उसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, यहां पर आपका जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, साइबेरियन क्रेन एज अ माइग्रेटरी स्पीसीज. यू शुड ऑल्सो नो साइबेरियन क्रेन क्या होता है. फिर साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई ये माइग्रेटरी स्पीसीज है. माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में पता चलेगा तो फिर ये आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो कि भाई कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है, CMS. इसी को हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं, बॉर्न कन्वेंशन. अब बॉर्न कन्वेंशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना. बॉर्न कन्वेंशन देखने के बाद आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि साइबेरियन क्रेन के अलावा और कौन कौन से माइग्रेटरी स्पीसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज इंडिया में आते हैं. जैसे कि अमूर फाल्कन. अमूर फाल्कन आता है इंडिया में भैया. कहां से आता है? ये मंगोलिया से उड़ते हुए. ठीक है, ये नागालैंड में आता है. नागालैंड में कुछ समय के लिए रुकता है. और that village name in Nagaland is I think पंक्ति विलेज, PANGTI, पंक्ति विलेज. पहले क्या होता था कि जब अमूर फाल्कन नागालैंड में रुकता था, एक टेम्परेरी हॉल्ट लेता था, मंगोलिया से उड़ते हुए आता था,
टेम्परेरी हॉल्ट लेता था तो काफी लोग इसको अपने फ्लैश के लिए इसको मारते थे नागालैंड। फिर बाद में जब जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, तो वहां पर काफी कंजर्वेशन हुआ। फिर यहां से अमूर फाल्कन जो है उड़ते हुए वापस जाता है, वापस नहीं जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है। तो ये इसका माइग्रेटरी चैनल है, माइग्रेटरी पैटर्न है। तो इतना सब कुछ हर क्वेश्चन पे आपको रिसर्च करना है, ठीक है। खुद नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या शुड वी एज अ फोरम आईएएस शुड वी प्रिपेयर अ comprehensive documents on the basis of previous year questions research and provide to all of you, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि इसमें व्हाट कंट्रीब्यूशन, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, which of the following statement is are correct regarding National Innovation Foundation India, NIF? एक तो तरीका यह है कि भाई पूरा आता है तो कर सकते, पूरा आता है तो इसको कर सकते, पर ऐसा जनरली होता नहीं है। इतना कौन सब कुछ, इतना रिसर्च इतना जानता है। अब चलिए, नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो तरीका यह है कि क्वेश्चन में देखो कि किस बात को कितने दावे के साथ असर्टिव तरीके से कहा जा रहा है, विथ अ बोस्टफुल मैनर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्रीज कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, कंप्लीटली, ठीक है, इस तरीके के वर्ड, वेरी, completely, highly, most, these are basically, these words together form an assertive statement। कोई बात को बड़े दावे के साथ कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है कि एनआईएफ एक इनिशिएटिव है विच स्ट्रेंथन हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च in India's premier scientific institution in collaboration with highly advanced foreign scientific institution। तो कई बार देखो ये होता है कि कोई बात बहुत दावे के साथ कही जा रही है तो अमूमन वो गलत होती है, ठीक है। तो दो गलत हो गया, ठीक है। अब दो गलत हो गया तो इसका मतलब है कि अभी कंफ्यूजन जो है ए और डी में है। एटलीस्ट इस लॉजिक का यूज करते हुए हमारी जो प्रोबेबिलिटी 25% थी इस क्वेश्चन को सही करने की, वी हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ 50%। तो अब थोड़ा सा भाग्य के भरोसे खेला जा सकता है, ठीक है। भाग्य के भरोसे खेला जा सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि देख लो कि क्या होता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पता होगा, पढ़ा होगा तो वी कैन मार्क इट, नहीं पता होगा तो वी कैन गेस इट। 50%, ये हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। किसी भी सूरत हाल में उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर 50% प्रोबेबिलिटी है उसको सही करने की तो यू हैव टू, यू गॉट टू, ठीक है। इट इज वेरी इंपेरेटिव दैट यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है। चलो अगला देखते हैं। अब एक और ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक का नाम है पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच क्या होती है इसको देखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच का यूज करना, ये एक तरीका, एक ट्रिक है। देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ो। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो ये एक नेगेटिव चीज है, दुष्प्रभाव है, गलत प्रभाव है, नेगेटिव इंपैक्ट है। तो नेगेटिव चीज है तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन कौन सी नेगेटिव चीजें, ठीक है, कौन कौन सी नेगेटिव चीज है। जितने नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे वो सारे सही होंगे। ऊपर का जो क्वेश्चन है अगर वो नेगेटिव है, यानी कि दुष्प्रभाव या नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन में जितने भी नेगेटिव चीजें होंगी वो उसके साथ चली जाएंगी, वो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है।
तो प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजनस फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन अकर। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाव, यानी कि बढ़ना। ये एक पॉजिटिव चीज है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर गुड, तो ये गलत, ये पॉजिटिव हो गया। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, ठीक है, इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, ये क्या है, ये नेगेटिव चीज है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स थ्रू द ग्राउंड वाटर कैन अकर, ये भी एक नेगेटिव चीज है। तो यानी कि 2 और 3 ये जो दोनों नेगेटिव है, ये जाएगा इस नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव वाला, यानी कि 2 और 3 विल टुगेदर बी राइट, यानी कि सी विल बी आवर राइट आंसर। ये नेगेटिव पॉजिटिव अप्रोच है। आने वाले जो टेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे उसमें कई बार ये अप्रोच से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखना, बहुत ही 100% फुल प्रूफ या फेल प्रूफ कह लीजिए तरीका है ये, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 विथ रेफरेंस टू, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली। With reference to the International Union of Conservation of Nature (IUCN) and Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora cites which of the following statement is correct? देखो, एक ही स्टेटमेंट है, जैसे मैंने कहा था ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि उसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। आपको सिर्फ अगर इसमें इतना पता है कि भाई यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स कौन कौन सी है, यूएनएससी, यूएन, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इको सॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। यही इसकी पहले एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी थी, लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल बाद में व्हेन ईस्ट तिमोर गॉट इंडिपेंडेंट तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो यही ऑर्गन्स है। तो पहला ही ऑप्शन, जैसे ही आईयूसीएन एक ऑर्गन है, ये दिया हुआ है, ये आपने एलिमिनेट किया, आपने 1 एलिमिनेट किया, आपके सारे ऑप्शन हट गए, बी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमेशा इस क्वेश्चन से टेक अवे ये है कि कोई भी जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को फिल्टर करके पढ़ना है, तुरंत ही हथियार नहीं डालना है, ठीक है। आराम से होगा, वो उतने ही आराम से होगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 विथ रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मान लो कि फ्लाई ऐश के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वी डोंट नो नथिंग, ठीक है। फ्लाई ऐश के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट को देखो, इन तीनों स्टेटमेंट में किसी भी बात को दावे के साथ नहीं कहा गया है। कैन बी, मे बी, कैन बी यूज्ड, कि फ्लाई ऐश का यहां पर इस्तेमाल हो सकता है। सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, सॉरी, तीसरे में दावे के साथ कहा गया। तो ये दो जो स्टेटमेंट है जिसमें बात ना किसी दावे के साथ नहीं कही जा रही है कि फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक प्रोबेबिलिटी वाली चीज है। मैंने कहा कि कोई बात जब दावे के साथ नहीं कही जाती है तो जनरली वो सही होती है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही होगा। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल बेसिकली हम पोर्टलैंड सीमेंट के किसी कई कई जगहों पर हम इसका इस्तेमाल, कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ चीजों को रिप्लेस करके फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हैं। तो ये भी बात दावे के साथ नहीं कही जा रही, इसका मतलब ये भी सही होगी। अब बात आती है तीसरे पे कि फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट।
यहां पर बात दावे के साथ कही जा रही है कि भैया और कुछ होता ही नहीं उसमें, सिर्फ यही होता है, तो ये गलत होगा। यानी 1 and 2 विल बी आवर राइट आंसर, ए विल बी आवर राइट आंसर। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिसर्च करोगे तो अगले साल काम आता है। आप देखोगे 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा है फ्लाई ऐश पे, पूछा है कि क्या इसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, ठीक है, क्या इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हो सकता है कि नहीं। आप देखोगे 2020 का पेपर तो इसमें फिर से पूछा है, तो अगर 15 का पेपर अच्छे से रिसर्च किया होता, जो भी टॉपिक्स पूछे गए थे, जो भी थीम्स पूछी गई थी, उनके ऊपर रिसर्च किया होता तो वो क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, सो फार सो गुड। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू डुगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब चलो भैया, डुगोंग के बारे में नहीं पता है, ठीक है, मान लो कि नहीं सुना है। पहली बात तो यह है कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। दूसरी चीज ये है कि 2013 में डुगोंग के बारे में सवाल आ चुका है। उस समय डुगोंग नाम वर्ड यूज नहीं किया था, सी काउ वर्ड यूज किया गया था, और एक्चुअली डुगोंग को ही सी काउ कहा जाता है। 2013 का पेपर सॉल्व किया होता तो 15 का भी ये आराम से सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलो अगर मान लो ये सब भी नहीं किया है, ठीक है, ये सब भी नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो यह है, इट इज हर्बिवोरस मरीन एनिमल। अब भाई इसके बारे में नहीं पता है, चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के हर कोने में, हर कोस्ट के, चाहे इंडिया का कोस्ट कहीं भी हो, चाहे खंबात हो या कैम्बे जिसको बोलते हैं, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, चाहे मनार हो, चाहे हर जगह, मतलब गोवा में भी हर तरफ आपको ये मिलता है। तो ये बात यहां पर दावे के साथ कही जा रही है, तो इसका मतलब ये गलत होगा। तो ये जब गलत होगा तो 1, 3 and 3, 1, 3 और 3, यानी कि सी और डी में से आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। 3 दोनों में कॉमन है, यानी कि बस आपको इतना जानना है कि हर्बिवोरस मरीन एनिमल है कि नहीं, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं कि भाई इसका क्या स्टेटस है। अब ये बात है, और अगर आपने 2013 का सॉल्व किया होता तो आपको पता होता कि भाई डुगोंग जो है सी काउ कहा जाता है। काउ क्या है, सी काउ क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि गाय एक हर्बिवोरस जानवर है, तो गाय जैसा ही इसका भी नेचर होगा, तभी इसको सी काउ कहा जाता है। इसका मतलब 1 सही है, तो 1 सही है, तो यानी कि 1 सही है, तो इसका मतलब है कि सी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है, सी विल बी आवर राइट आंसर। आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अब ये देखो, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया है। देखो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6 से लेकर 12 तक पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई खाली 11th और 12th पढ़ लो, नहीं। अगर आपने ज्योग्राफी 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मैं कहता हूं एनसीईआरटी प्लस, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस का मतलब है एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट का थोड़ा सा रिसर्च, ठीक है, इंटरनेट का रिसर्च, तो काफी कुछ आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट भी काफी कुछ हद तक कवर हो जाता है। अब देखो एनसीईआरटी में ये ज्योग्राफी का है कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिया है, गल्फ ऑफ मन्नार इसमें दिया है, इसमें डुगोंग के बारे में है कि भाई एक इंडेंजर्ड है जिसको सी काउ कहा जाता है, जिसका नाम डुगोंग भी है। अब सोचो इसी छोटे से पैराग्राफ से 2013 में भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, 2015 का भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। छोटा सा दिया है, ठीक है, छोटा सा एक पैराग्राफ है, हिडन इंफॉर्मेशन है। तो एनसीईआरटी में जब भी कोई भी चीज दी हुई हो तो काफी कुछ उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 2013 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक यू ऑल कैन सी दैट। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio, जिसको हम SLR, सेल्फ लोडेड राइफल नहीं,
statutory liquidity ratio by 50 basis point. Which of the following is likely to happen? तो पहला तो है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, तो ये यहां पर भी बात जो है दावे के साथ कही जा रही है, इसका मतलब गलत होगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, ठीक है, पता नहीं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट, देख लेते हैं कि अभी है कि नहीं। चलो डी पढ़ते हैं। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये भी हट जाएगा। इसका मतलब है बी और सी में से कंफ्यूजन है। अब देखो एसएलआर घट रहा है, एसएलआर घट रहा है, इसका मतलब है कि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए, ठीक है, बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए, तो बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाएंगे, क्योंकि पैसा ज्यादा है। अब वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस जो खाली पड़ा पैसा है उसको उठाएं, क्रेडिट पे लें, लोन पे लें, इंटरेस्ट पे लें। तो बैंक क्या करेगा, अपना लेंडिंग रेट कम कर देंगे, अपना लेंडिंग रेट कम कर देंगे, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बोरो फ्रॉम द बैंक, because there is excess money parked at a bank, because they don't have this compulsion of parking that excess cash in the form of SLR, ठीक है। तो यहां पर C will be our right answer, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। With reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statement is correct? तो जैसे मैंने बताया था कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। अपकमिंग टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि भविष्य में इसके और इवॉल्व होने की संभावना है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू इवॉल्व फर्दर, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी होगा कि हाँ ये टारगेटेड डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी नैनो टेक्नोलॉजी से, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से जीन थेरेपी भी हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, सी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। इसके पीछे मैं लॉजिक बताया था कि भाई मान लो यूपीएससी कहती है कि जीन थेरेपी नैनो टेक्नोलॉजी से नहीं हो पाएगी, ये क्वेश्चन है 2015, लेकिन हो सकता है 2020 में आके ऐसा पॉसिबल हो जाए, तो फिर क्या होगा, यूपीएससी के आंसर की गलत हो जाएगी। फिर मेरे जैसे लोग जिनका हो सकता है कि ये बोलें कि भाई मेरा उस आंसर की वजह से मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे अभी एक और अटेम्प्ट चाहिए, फिर से मैं लिखेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं टाइप्स। तो फिर वो मामला कोर्ट कचहरी इधर उधर, ठीक है, वो सब तारीख पे तारीख सब चलेगी। तो ये यूपीएससी अवॉइड ऑल दीज लीगल स्कफल, ठीक है। तो दोनों सही होगा, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज फ्यूचरिस्टिक, इट इज स्टिल इवॉल्विंग, इट हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, इट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। देखो फिर से वही गैंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर सवाल आया। आप देखोगे पिछले 7-8 साल में गैंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर या इंडिया में पाए जाने वाले डॉल्फिन के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। वही थीम है, वही दोहरा रहे। देखो दो घड़ियाल यहां पे पूछा है, घड़ियाल 2013 में भी पूछा था, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप देखोगे फिर से रिपीट होगा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप देखोगे कि 2014 में भी पूछा था कि गैंजेटिक डॉल्फिन इसलिए कम हो रही क्योंकि क्रोकोडाइल की वजह से, फिर से क्रोकोडाइल वाली थीम रिपीट हो रही है, ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में आप देखोगे फिर से आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले ईयर्स में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये थीम रिपीट होती है। तो गैंजेटिक डॉल्फिन पूछा है, रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिसर्च कर लिया और ये सारे वीडियो जो मैं अभी बता रहा हूं वो कर लिया, तो 30 नंबर कहीं नहीं गया है। आई कैन अश्योर यू
योर गारंटीड सक्सेस फॉर योर प्रीलिम्स। पर ध्यान से करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और इन टेक्निक्स का, इन लॉजिक्स का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है, देखो ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। गंजेटिक डॉल्फिन के बारे में एनसीईआरटी में फिर से एक पैराग्राफ दिया है कि भाई एक फ्रेश वाटर रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्रा में पाई जाती है, जिसको सुशु कहा जाता है क्योंकि ये ब्लाइंड होती है। एंड इसकी पॉपुलेशन ये दर्शाती है कि उस नदी की हेल्थ क्या है, पोल्यूशन है उस नदी में कि नहीं है। ठीक है, फिर इसकी जो पॉपुलेशन है कम होने की सबसे बड़ी वजह है मरीन पोल्यूशन। ठीक है, ये फोटो भी दिया है। अगर इतना नहीं भी दिया होता, ये इतना जो टेक्स्ट लिखा है गंजेटिक डॉल्फिन के बारे में वो नहीं भी दिया होता, अगर सिर्फ फोटो दिया होता, देन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ब्लाइंड डॉल्फिन या गंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च करने की, भाई ये कौन है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, कितने साल पागल बनाएगी, ये सब यू हैव टू रिसर्च। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल है भाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपको पता होगा किसने बनाई थी? आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इट वॉज अ फैक्शन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, इट वॉज नॉट अ वेरी हार्ड लाइन socialist type of party. It was a soft socialism. They followed, if I say, they followed basically democratic socialism or Fabian socialism. ठीक है, तो अब देखो कांग्रेस सोशलिस्ट CSP आजादी में एक अच्छी भूमिका निभाने वाली एक अच्छी पार्टी, यानी कि एक पॉजिटिव पार्टी है। कोई भी देशभक्ति, क्रांतिकारी या किसी भी बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा वो पॉजिटिव ही एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव कि भाई CSP एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि भाई देशभक्ति के आंदोलन में इन्होंने भाई इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तो उनके बारे में कोई नेगेटिव चीज नहीं पूछेगा। देखो अब ये है कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। डिक्टेटरशिप नेगेटिव चीज है। ठीक है, दे एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी नेगेटिव है, यानी कि 2 और 3 हमारे हट जाएंगे। अब 2 और 3 हट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जानने की जरूरत नहीं है कि वेदर दे एडवोकेटेड फॉर बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस और नॉट। ठीक है, तो 2 और 3 चूंकि ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नहीं जाएंगे। यहां पर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला स्टेटमेंट चलेगा, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव वाला। गेटिंग इट? आसान है, इजी है, कर सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में क्वेश्चन पूछता है आजादी की लड़ाई के बारे में, तो हमेशा वो पॉजिटिव एंगल से पूछेगा। जैसे कि लोखंडे के बारे में पूछा था, तो उनके बारे में भी आप देखोगे कि मैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो भी पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से आप बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, NFC। तो NFC हमेशा याद रखो कि NFC क्वेश्चन पूछा है तो जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमेशा पिछली वाली से बेहतर होंगी। हमेशा आप देखोगे हाईटेक जो टेक्नोलॉजीज हैं वो पिछली वाली से और बेहतर होंगी। और बेहतर अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा सिक्योर होगी। तो ये NFC कैन यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो भाई नई टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा सिक्योर होगी, ज्यादा एडवांस होगी। तो ये स्टेटमेंट थर्ड सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर सही है तो ये हट जाएगा। ठीक है, इट इज कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड। सही है भाई, कॉन्टैक्टलेस है NFC। ठीक है, नाम से भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ठीक है,
तो पहला वाला सही है, पहला वाला सही है तो ये भी हट गया। ठीक है, अब बचा 1 3 या 1 2 3। ठीक है, 1 3 या 1 2 3, इसका मतलब 3 तो सही है। ठीक है, 1 3, ऑप्शन बचे 1 3 या 1 2 3, तो पहला और तीसरा तो सही है। अब ये देखना है कि सेकंड वाला सही है कि नहीं है, यहां पर बात अटकती है। तो NFC डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। अब देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये तो है ही NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कि भाई मेरे मोबाइल में कोई चीज है, ठीक है, कोई डेटा है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दूर से कोई उस मोबाइल का डेटा एक्सेस कर ले, तो मैं अगर मुझे इस मोबाइल से इस मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं उसको ऐसे टच करूंगा और डेटा अपने आप जंप कर जाएगा। पेमेंट में भी इसका यूज हो सकता है, आपको क्यूआर स्कैनर खोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना फोन बस आपके उस NFC डिवाइस के पास में लेकर आऊंगा और उस पर कोड डालूंगा और जो भी पेमेंट करनी है ऑटोमेटिकली पैसा वहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंटरनेट एक्सेस, इसमें इंटरनेट एक्सेस की भी जरूरत नहीं। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस की भी जरूरत नहीं, यहां से यहां पैसा ट्रांसफर हो सकता है यूजिंग NFC। तो इस टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि दो डिवाइसेस जो आपस में कांटेक्ट में हो उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान हो सके। तो 1 मीटर से 1 मीटर से अगर डेटा अगर ये एक्सेस करने लगेगा तो दैट विल बी बेसिकली अ ड्रॉबैक फॉर दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट विल बेसिकली अ ड्रॉबैक फॉर दिस टेक्नोलॉजी। तो ये बात है, यहां पे अब वही बात है कि लॉजिक मैं बता तो देता हूं लेकिन लोग गलत जगह पे उस लॉजिक को लगा देंगे, फिर बोलेंगे सर आपकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी से। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पूछा है फ्यूडल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर फ्यूडल सिस्टम के बारे में नहीं भी पता होगा तो ये अगर पहला स्टेटमेंट में आप देखोगे, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज क्रिएटेड थ्रू फ्यूडल सिस्टम। तो वेरी स्ट्रॉन्ग, किसी बात को बड़े दावे के साथ कहा जा रहा है, इसका मतलब जो है 1 स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 गलत हो गया तो आपका ये हट जाएगा। ठीक है, अब बात बचेगी 2 या 3 में। ठीक है, तो यहां पर जो है जैसा मैंने बताया कि 50% प्रोबेबिलिटी है, तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो किसी बात को दावे से नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, कि ड्यू टू फ्यूडलिज्म देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। भाई वही जमींदारी सिस्टम वाला या सत्रप सिस्टम कह लीजिए, जमींदारी सिस्टम कह लीजिए, चाहे अमरनायका सिस्टम कह लीजिए, ठीक है, चाहे इक्ता सिस्टम खलजी का कह लीजिए। ठीक है, तो ये सारे फ्यूडल सिस्टम या मनसबदारी कह लीजिए अशोक का, ये ऑल सॉरी अकबर का, तो दे वर बेसिकली feudal type of society, feudalism, system of feudalism, where a king would give a piece of land to a certain person and would ask him to collect tax, maintain law and order administration in that piece of particular area, collect revenue, keep part of the revenue with himself and share and or transfer remaining revenue to the king, and with the help of the revenue appropriated, that feudal lord will maintain law and order, will also keep a small troop of army and will provide that army in the case of need for the service of the king and to serve the interest of the empire. That was the what feudal system was. ठीक है, उसके अलग अलग वेरिएशन आए, जमींदारी सिस्टम अंग्रेज लेकर आए, उससे पहले भी बहुत सारे फ्यूडल सिस्टम चलते रहे। ठीक है, आप देखोगे तो यही फ्यूडल सिस्टम के ऊपर फिर से सवाल पूछा है आने वाले समय में, जमींदारी और इक्तादारी
इक्तादारी सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा है, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम इन इंडिया का अगर टॉपिक आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होता तो ये जमींदारी, इक्तादारी, ये सब क्या है ये भी कर लेते बहुत आसानी से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा फनी है क्वेश्चन। फनी इसलिए है क्योंकि आई वॉज द विक्टिम ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो हुआ क्या ना कि एक चीज मैं कहता हूं कि जब भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन करते हुए आपको ये फीलिंग आए कि आपने कुछ तो नायाब सोच लिया है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आप ही सही कर रहे हो और मैं मेजॉरिटी ऑफ लोग गलत करेंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई नहीं सही करेगा, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है गलत करेंगे, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो याद रखिए, आई थिंक you will be the one who will be marking that particular question wrong, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आया था when I was attempting 2015 prelims, तो वही होता है ना, ज्यादा सयानापंथी करने में, ज्यादा शानपट्टी करने में चीजें गलत हो जाती हैं। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं दिमाग लगाया कि भाई नहीं, इसका ये होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विच takes the oath of preservation and protection of the constitution। बाकी जितने भी ऑफिसेज हैं, बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो सब लोग संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं, oath of allegiance to the constitution। they do not take the oath of protecting and preserving the constitution, only president take that oath, only a president takes that oath, ठीक है। तो मैं सोचा कि भाई प्रेसिडेंट शुड बी द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक ज्यादा ओवर सोचने पे ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ये इमेजिन करो कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट ही मानेगा कि संविधान की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा पढ़ लिया है वो लगाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका प्रेसिडेंट है। ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है। इसलिए हमेशा एक मैं चीज कहता हूं, नाइव लॉजिक यूज करने की कोशिश करो, हमेशा नाइव लॉजिक। एक फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा किस तरीके से सोचता है, ठीक है, क्या सोचेगा। कभी अगर क्वेश्चन में फंस जाओ ना, तो ये सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट का, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होता अपना और 3-4 महीने ही सिर्फ पढ़े होते, पूरी तैयारी मेरी सिर्फ 3-4 महीने की होती प्रीलिम्स की, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या सोच के मार्क करता, ठीक है। ये अगर एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, उस क्वेश्चन को मार्क करोगे बहुत ओवर थिंकिंग ना करते हुए, ठीक है। तो टेक माई वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन IORARC। अब चलो भाई, एक तो है कि ये नहीं पता है, अगर पढ़ा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कैसे करेंगे। तो अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। तो ये कह रहा है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन द रिस्पांस टू द इंसिडेंट्स ऑफ प्राइवेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स। तो ये वेरी रिसेंटली क्यों दिया हुआ है, एक कोई बात ऐसा क्यों बोला कि अभी अभी बनाई है, अभी तुरंत बनी है, ठीक है। अगर इसी स्टेटमेंट को ऐसे दिया होता कि दिस एसोसिएशन एम्स एट टैकलिंग प्राइवेसी एंड rules of marine trade and increase cooperation between the countries, enhance regional trade, reduce poverty, regional economic development, ऐसे शब्द दिए होते, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन ये क्या दे रहा है, फालतू की वेरी रिसेंटली। यूपीएससी हमेशा हिंट देती है आपको, तो ये हो गया गलत। इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, तो ये भी गलत है। भाई कोई भी अलायंस जो बनती है सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं बनती है, और ओनली शब्द दिया हुआ है। कोई भी अलायंस बनेगी तो सिर्फ मरीन के लिए नहीं बनेगी, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इसका पर्पस जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
हमेशा बहुत सारे पर्पस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे पर्पसेस होते हैं उसके। सिर्फ ऐसा बोलना कि मनी टाइम सिक्योरिटी है, दैट मे नॉट बी वेरी राइट। ओके, तो ये दोनों हट गए, आपका बचेगा डी। डी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। सो फार सो गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग के ऊपर, ठीक है। इंडियन रिमोट सेंसिंग, तो ये सारे ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन बस एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग दिया है, इसका मतलब है कि टेलीकम्युनिकेशन तो नहीं होगा, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो कम हाइट की होती है, थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। और सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का यूज दिया है, तो भाई टेलीकॉम बात करना इज नॉट सेंस करना। ऐसा नहीं कि ऊपर सैटेलाइट लगा दी और यहां पे आप बात करो और आपकी बात को कैच कर लेगा विदाउट मतलब कुछ ऐसा लगा के, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन के लिए जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, इसके लिए यूज होता ही है रिमोट सेंसिंग, इसके लिए होता ही है, इसके लिए होता ही है, ठीक है। 1 2 3 के लिए होगा ही, तो 1 2 3 के लिए होगा तो ए हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो डी होगा नहीं, ठीक है। फोर्थ हमने एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि आपका सी बचेगा, ए बचेगा, डी है नहीं, तो सी और ए 1 2 और 1 2 3। तो 1 2 है भाई मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज होता है, तो 1 2 3 भी हो गया, ठीक है। तो ए विल बी आवर राइट आंसर, आसानी से निकल सकता है, थोड़ा सा समझदारी से करेंगे हो जाएगा। Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? आप देखोगे इसी सेम थीम पे कई सारे सवाल पूछे हैं। मेडिटेरेनियन सी पूछा, ठीक है, डज नॉट ओपन टू आउट टू मेडिटेरेनियन सी पूछा। फिर आप देखोगे कि पूछा है गोलन पास कहां पर है, गोलन पास, तो भैया गोलन पास जो है आपका इजराइल और सीरिया और जॉर्डन के ऊपर वाली बाउंड्री जो है उस पे है। तो यही कई सारे क्वेश्चन जो है आप इसी से सॉल्व कर सकते, ठीक है। डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी, तो भाई इसका जो जवाब होगा वो जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन विल बी आवर राइट आंसर। आप अगर देखोगे इजराइल का अगर मैं मैप बनाता हूं तो ये अगर इजराइल है तो इधर जॉर्डन आता है, ठीक है, यहाँ पर जॉर्डन रिवर बीच में बहती है और यहाँ पर डेड सी भी यहाँ पर है। सीरिया आपका इस एरिया में, ठीक है, सीरिया आपका इस एरिया में है। इजिप्ट जो है, इजिप्ट यहाँ पर पड़ता है, ये अफ्रीका यहाँ से शुरू हो जाता है। ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। Question 81, with reference to Indian economy, consider the following statement. The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. GDP, second है, the GDP at market price has steadily increased in the last decade. ठीक है, चलो, very important, very important. देखो, सच क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप ना सारे डेटा का ट्रेंड याद करके रखें, पर एक चीज बता देता हूं जिससे कई सारे सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज तो ये है, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये है कि कोई भी एब्सोल्यूट नंबर के लगातार बढ़ने या घटने की प्रोबेबिलिटी होती है। ध्यान से सुनना,
पर कोई भी परसेंटेज रेशियो इसके लगातार बढ़ने और घटने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। मतलब कि जीडीपी ऐसा पूछे कि पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो सही बात है, 10 सालों में इंडिया की जीडीपी लगातार बढ़ी है, ठीक है। जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर मतलब पैसे में, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन वो अलग चीज है, वो एक एक्सेप्शन जैसा है जो कोरोना की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इकोनॉमी, बट ओवरऑल पूरे ईयर में देखो तो जीडीपी बढ़ी है। लेकिन अगर ये हो कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन पास्ट 10 years, तो दैट इज नॉट राइट। कभी बढ़ती है 6% से जीडीपी बढ़ती है, कभी 8% से, कभी 5% से, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी डोमेस्टिक हैज स्टेडली इंक्रीज, तो रेट ऑफ ग्रोथ, रेट कभी भी स्टेबल स्पीड से नहीं बढ़ेगा। हमेशा रेट जो है, कभी जीडीपी हमारी 6% से बढ़ेगी, कभी जीडीपी 7% से, कभी 3% से, कभी माइनस से। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीडीपी विल नेवर बी स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया गलत। जीडीपी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ये एब्सोल्यूट नंबर है। देखो ये रेशियो है, प्रोपोर्शन है, रेट है, ठीक है, रेट रेशियो प्रोपोर्शन है, ये कभी लगातार नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया गलत, पर ये एब्सोल्यूट नंबर है, दिस इज एब्सोल्यूट नंबर। तो चांसेस जो एब्सोल्यूट नंबर के हैं वो बढ़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं, गेटिंग इट। तो ये है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज। देखो अगर पिछला जो क्वेश्चन था, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि मैं क्या कहना चाहता। सबको नहीं समझ में आएगा क्योंकि कुछ लोग जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं तो दे मे नॉट कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। उसको देख लेना, क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, तो मैं रिप्लाई वहां कर दूंगा। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग पीपल पार्टिसिपेशन। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भैया फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन तो है नहीं, तो फोर्थ हट जाएगा, ठीक है। अब 1, 3 और 1, 2, 3 पूछा है, यानी कि 1 और 3 तो होंगे ही, 2 है कि नहीं है ये पूछा है। तो सी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज नॉट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, बल्कि इट्स कोर पर्पस इज जनता की पार्टिसिपेशन इन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, नॉट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की जगह पे अगर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होता तो सही होता, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। Political accountability नहीं हुआ, that is not the core purpose. So 1 and 3 will be the right one. 21, with reference to inflation in India, which of the following statement is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of government of India only. Only शब्द है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, ना जनता की, ना आरबीआई की, ना किसी और इंस्टीट्यूशन की, तो ये गलत हो गया। The RBI has no role in controlling inflation, ये भी गलत है। बहुत सिंपल सवाल है। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, सही बात है भाई, मनी जितना कम रहेगी, थोड़ा भी अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। सी विल बी आवर राइट आंसर, डी तो होगा नहीं क्योंकि जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि एनपीटी के बारे में पूछा है, तो हमें इतना पता है कि भाई इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है, ठीक है, तो थर्ड हट जाएगा, ठीक है, इंडिया ने नहीं साइन किया। तो जब इंडिया ने नहीं साइन किया होगा, अब बचेगा हमारा 2, 4, 5, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अगर आप बिठाओगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। देखो जब भी, ये याद रखो, इसमें ट्रिक ये है कि जब भी ऐसे खूब सारे नंबर दिए हो कि 7 ऑप्शन दिए हो, ठीक है, तो एक चीज, एक ही धागा ऐसा होता है जिसको हटाओगे तो मैक्सिमम तरीके से आपका सवाल आ जाएगा। भाई इंडिया ने नहीं साइन किया है,
चाइना और फ्रांस है, ठीक है, इंडिया नहीं साइन किया है, इंडिया नहीं साइन किया होगा तो पाकिस्तान ने भी नहीं साइन किया होगा, ठीक है। तो आपका जो है आसानी से जवाब आ जाएगा चाइना और फ्रांस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायो टॉयलेट के बारे में सवाल पूछा, ठीक है। साइंस एंड टेक के बारे में देखो, साइंस एंड टेक का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि साइंस एंड टेक को सर कैसे प्रिपेयर करना है। तो एक चीज याद रखना, साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि थोड़ा सा विजिलेंट रहो, ऑब्जर्वेंट रहो अपने आसपास। अपने मोबाइल में भी वोल्टेज टेक्नोलॉजी और ये सब देखते हो, 4G और 5G आ रहा है नेटवर्क की, 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क का नाम सुनते हो, थोड़ा सा सर्च करते रहा करो कि भाई ये क्या है, ठीक है। AC वोल्टेज, DC वोल्टेज थोड़ा सा देख लो कि इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है। 4G नेटवर्क क्या है, 5G क्या है, ट्रेन से जा रहे हैं तो बायो टॉयलेट लगा हुआ है, आपने देखा तो देख लो कि भाई बायो टॉयलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बायो टॉयलेट, हाउ इट फंक्शन। थोड़ा सा एक इंक्विजिटिव माइंड रखोगे ना तो काफी साइंस एंड टेक के टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनोकुलम। अब इसमें कंफ्यूजन है कि फंगल है कि बैक्टीरियल है, तो इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं। अमोनिया एंड वाटर वेपर्स आर द ओनली एंड प्रोडक्ट इन दिस डिकम्पोजिशन व्हिच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ओनली एंड प्रोडक्ट, पहली बात तो ये, कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिक चीज अगर डिकम्पोज होगी तो मीथेन CH4 निकलेगी ही निकलेगी, मीथेन निकलती ही निकलती है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होगा तो, ठीक है। तो ये गलत हो गया, जब 2 गलत हो गया ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन है कि भाई A सही है या D सही है। तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि भाई बायो टॉयलेट में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, ना कि फंजाई का इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है D आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल है फ्यूल सेल के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, consider the following statements. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cells emits heat and water as a byproduct. तो भाई सही है, अगर प्योर हाइड्रोजन का यूज करोगे तो क्या होगा, वाटर ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब जलेगी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन वाटर बनेगा और क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, हीट और वाटर, ठीक है। फिर सेकंड, द फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। तो एक चीज याद रखेंगे कि भाई जो टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड वन विल बी रॉन्ग। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ AC, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर इज A, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट 2015 डिस्कशन। 16 का डिस्कशन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और इन दोज डिस्कशन ऑल्सो, इन अपकमिंग डिस्कशंस विल हैव मोर आइडियाज how to tackle such questions and how to crack and conquer prelims. So thank you, thanks for watching, have a nice day, all the best.